नमस्कार। मैं मणिबेन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुपुत्री, आज आप सबसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का साझा करूंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरदार को अपनी जन्मतिथि तक का अंदाजा नहीं था। जब 1869 में उन्हें अपने मैट्रिक के परीक्षा में जन्मतिथि की आवश्यकता आन पड़ी तो उन्होंने 31 अक्टूबर 1875 की जन्मतिथि लिखवा दी और यही तारीख आगे चलकर उनकी जन्मतिथि बन गई। बाद में इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके आने के बाद उन्होंने गुजरात में वकालत में खूब नाम कमाया, यहाँ तक कि उनकी छवि पूरी विलायती बाबू की थी। अहमदाबाद में वह एक नामी वकील भी बने। जब अप्रैल 1915 में बापूजी का अहमदाबाद में आगमन हुआ तो गुजरात क्लब के सदस्यों ने बापू को सुनने के लिए गुजरात क्लब में आमंत्रित किया, लेकिन सरदार को बापू को सुनने में जरा भी रुचि ना थी। उन्होंने तो बल्कि बापू का मजाक ही उड़ाया कि हमें चरखा चलाने से आज़ादी थोड़ी ही मिलेगी। लेकिन जब चंपारण के मजदूरों के लिए बापू ने अपनी आवाज़ बुलंद की तो सरदार इससे खूब प्रभावित हुए और आगे चल कर के बापू के प्रिय शिष्य भी बन गए। फिर दोनों ने साथ में मिलकर ढेर सारे आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। साथियों, आज आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित है, ये हम सबके लिए बड़े ही खुशी की बात है। बापू के कुशल नेतृत्व में हम अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बापू के आह्वान पर हम सभी को स्वदेशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं मिस्टर जिन्ना से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और हम सभी को संबोधित करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन बड़ा ही मुबारक का दिन है जब हम सब बापू की सदारत में हमारे मुल्क में बोली जाने वाले मुख्तलिफ जुबानों के हक में यहां इकट्ठा हुए हैं। हमें मुकम्मल आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपनी बात अपनी मादरी जुबान में नहीं रखते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको दावत देना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर ये हलफ उठाएं कि आज के बाद हम अपनी अपनी मादरी जुबान में अपने जज्बात रखने की कसम खाते हैं। इससे गुलामी की बेड़ियां और कमजोर होंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों पर अमल करेंगे। मैं यहीं पर आप सबसे विदा चाहता हूं। जय हिंद। बहुत शुक्रिया मिस्टर जिन्ना। आज हम सभी के बीच पूजनीय बापू भी उपस्थित हैं। मैं बापू से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। भाइयों और बहनों, अंग्रेजी और अंग्रेजों से
इतना मोह ये हमें कहाँ ले जाएगा। मेरे आग्रह करने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपनी मातृभाषा में बोलकर उसे जो सम्मान दिया है, बड़े ही आनंद की बात है। हमारी हर सभा में ये पहला प्रस्ताव होता है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी। ऐसा प्रस्ताव पास करके हम अपनी हीनता का परिचय देते हैं। इस संस्कृति को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। हमें स्वराज प्राप्ति के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं। गुजरात के बारडोली में किसान भाइयों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अतिरिक्त कर लगाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं एक ऐसा सत्याग्रही चाहता हूं जो अपना सब कुछ छोड़कर खेड़ा सत्याग्रह की जिम्मेदारी संभाल सके। तो कौन होगा वो पहला सत्याग्रही? बापू, पटेल जी से बेहतर इस कार्य के लिए और कौन हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। पटेल जी, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप खेड़ा सत्याग्रह की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकेंगे। सूरा जाग जो हो कायर भाग जो जिसके डंक को वाजो लड़वैया सूरा जाग जो रे सूरा जाग जो रे कायर भाग जो रे मातू मेलो चौवा हाची देखने रे। भाइयों, बापू के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से हम एक ऐसा प्रचंड आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे इस अंग्रेजी सरकार के होश ठिकाने आ जाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! पटेल जी, अंग्रेजों की ज्यादती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इनके अतिरिक्त कर ने तो हमारा दम ही निकाल दिया है। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है। हम इनके अतिरिक्त कर को कहां से भर पाएंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भाइयों, हमें अहिंसा और शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। हमें एक मत होकर यह तय करना होगा कि इस अंग्रेजी सरकार को हम एक पाई लगाने नहीं देंगे। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं जो आपके विचारों को बदल दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पटेल साहब, हमने तो सुना है कि अगर हम सरकार की मुखालफत करेंगे तो ये अंग्रेज हमारी जमीनों को हमसे छीन लेंगे। क्यों भाइयों? हाँ है। अगर हमारे पास हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम खाएंगे क्या? धरती किसान की माँ होती है और माँ के बिना तो हम अनाथ हो जाएंगे। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपको यह डर कैसे है कि ये अंग्रेजी सरकार आपसे आपकी जमीनें छीन लेगी? मैं पूछता हूं कि क्या मतलब है इन बातों का? क्या ये गोरी सरकार तुमसे तुम्हारी जमीनों को छीनकर अपने सर पर रखकर लंदन लेकर जाएगी? बल्कि उन्हें इन कामों के लिए हमारे ही गांव और हमारे ही तहसील के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। होना तो ये चाहिए कि उन्हें ढूंढने पर भी हमारे गांव और हमारे तहसील से एक व्यक्ति न मिले। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! पटेल जी, हम गांव की महिलाएं आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं। देखा भाइयों, अब इस बारडोली के आंदोलन में हमें मातृशक्ति का भी सहयोग प्राप्त हो गया। अब इस आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। पर यह आंदोलन तो हम सभी का है। आखिर मेरा ही सम्मान क्यों? क्योंकि आप इस आंदोलन के ही नहीं, हमारे भी सरदार हैं। जिंदाबाद 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 लड़वैया
टेकने रे। बारडोली आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल बना डाला। फिर तो गांधी जी के साथ ना जाने कितने सारे आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और गांधी जी के बाद पूरे देश के सबसे बड़े निर्विवाद और लोकप्रिय नेता भी बन गए और आजादी को शिखर पर पहुंचाया। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश सरकार अपने जीत के नशे में चूर है और वे कई देशों के नक्शे को भी बदलना चाहती है। उसके इसी साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ अली बंधुओं का कुछ प्रस्ताव है जिस पर हम सब चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज्यादा लाल लपेट न करते हुए मैं कांग्रेस के नेतागण को यह वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अंग्रेज इस्लामी दुनिया के खलीफा के साथ जो तशद्दुद की पॉलिसी अपना रहा है, हमें उसकी पुरजोर खिलाफत करनी चाहिए। वो तुर्की को बांटकर उसकी हुकूमत के अंदर आने वाले अफ्रीकी, यूरोपीय और अरब मुल्कों को आजाद करा देना चाहता है और खलीफा को शर्मसार कर उनको उनके आला और मुकद्दस मुकाम से हटा देना चाहता है। हिंदुस्तान का मुसलमान ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी तुर्की का साथ देना चाहिए और हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। इस आंदोलन का लब्बो-लुबाब क्या होगा, मैं मौलाना आजाद से गुजारिश करता हूं वो अपनी बात रखें। अली बंधुओं ने इस आंदोलन की रूपरेखा काफी हद तक वाज़ेह कर दी है। हमें इस आंदोलन के जरिए जो 3 शर्तें अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखनी है वो कुछ ऐसी होंगी। पहली, तुर्की को इस्लाम की हिदायत पर हुकूमत करने की आजादी मिलनी चाहिए। बेशक। दूसरी, ऑटोमन अंपायर की अजीमो शान सल्तनत वापस कायम होनी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरी और आखिरी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन में गैर मुसलमानों की हुकूमत हरगिज कबूल नहीं होगी। बेशक। मुझे लगता है मुसलमानों के इस आंदोलन में हिंदुओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जिससे वो अपने मुसलमान भाइयों के दिलों को भी जीत सके। गांधी जी, मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान तुर्की के खलीफा के साथ डटकर खड़ा है। बेशक। उसके खिलाफत आंदोलन में अगर हिंदू मुसलमानों का साथ दें तो ठीक, ना दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दूसरी बात, अंग्रेजों ने तुर्की पर जोर जबरन जीत हासिल की है, उसकी तनकीद करते हुए अगर हमारे कारकुनों पे कोई तशद्दुद हुआ तो खलीफा के हक और इस्लाम की राह में किसी भी हद तक गुजरने से गुरेज नहीं करेंगे। बेशक। हजरत मुहानी साहब, मुझे पूरा विश्वास है अगर हिंदू चाहते हैं मुसलमानों के साथ उनकी दोस्ती हमेशा के लिए पक्की हो जाए तो उन्हें इस्लाम के राह में खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं गांधी जी? हम यहाँ अपने मुल्क को आजाद करवाने की जद्दोजहद में मुब्तला हैं और आप मौलाना और इन अली बंधुओं की बातों में आकर तुर्की के खलीफा के लिए हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन चलाना चाहते हैं। हद है भाई, मीलों दूर तुर्की या तुर्की के खलीफा के साथ हमारा क्या वास्ता? मिस्टर जिन्ना, ये वास्ता दीन का है, इस्लाम का है। देखिए, आप लोग जो ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। गांधी जी, आप इन मुल्ला मौलवियों की बातों में आकर हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन खड़ा करने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे ये गलती तो मुगलों ने भी अपनी हुकूमत के दौरान कभी नहीं की
उन्होंने अपनी सियासत में मुल्ला मौलवियों को एक हद से ज्यादा तवज्जो कभी नहीं दी। मिस्टर जिन्ना, मैं आपको आगाह कर दूं कि जो कोई भी मुसलमान लीडरान खिलाफत आंदोलन में हमारा साथ नहीं देंगे, उन्हें कांग्रेस के किसी भी मंच से तकरीर करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। बेशक। मुझे लगता है कि मौलाना आजाद के मशवरे के मुताबिक पूरे देश भर में खिलाफत कांग्रेस कमेटियों की स्थापना करनी चाहिए और पूरे जोर शोर से खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों गांधी जी? बेशक ये मुसलमानों के लिए गाय के समान है। जैसे हम हिंदू गाय को पूजते हैं, वैसे ही मुसलमान खलीफा को पूजते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर मेरी रुचि हिंदुस्तान के मुसलमानों में ना होती तो मैं तुर्की के मामले में भी रुचि ना लेता। हमें एक न्यायपूर्ण कार्य के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए अधिकतम कष्ट उठाना चाहिए। बापू, आपकी पूजा का समय हो गया है। भाइयों, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मेरे पूजा का समय हो गया है। वैष्णव जन तो पीने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो पीने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोए, पर दुखी उपकार करे तो। पाकिस्तान के निर्माण में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ इन जनाब हसरत मोहानी का भी बहुत बड़ा योगदान था। और मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी ये जनाब हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किए। यहां तक कि 2014 में हमारे देश के उपराष्ट्रपति मियां हामिद अंसारी ने इनके नाम पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। कुछ करम पाकिस्तान में भी दिखलाया, इनके नाम पर 3 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया। मुझे तो इनकी लिखी हुई गजल याद आ गई जिसे गुलाम अली जी ने गाया है। वो है ना, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना? चलिए अब आप लोगों को मैं अली बंधुओं के बारे में बताता चलूं। इन्होंने भी पाकिस्तान के निर्माण में कोई कसर उठा ना रखी थी। ये वही अली बंधु हैं जिनके नाम पर हमारे ही देश के पूर्व मंत्री आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनवा रखी है। मौलाना आजाद के नेतृत्व में पूरे देश में खिलाफत कमेटियों का गठन किया गया। 23 नवंबर 1919 को फजलुर रहमान को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर बड़ी ही नाटकीयता से 24 नवंबर 1919 यानी अगले ही दिन गांधी जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जो मुस्लिम लीडर खिलाफत आंदोलन चला रहे थे गैर मुसलमानों की हुकूमत को अस्वीकार करने के लिए, वही मुस्लिम लीडर अपने इस आंदोलन का नेतृत्व एक गैर मुसलमान को सौंप देते हैं। यह सोचने वाली बात है। अंग्रेजों में नैतिकता नाम की कोई चीज है भी या नहीं? भारत से पूछे बिना उसे विश्व युद्ध में ढकेल देना, यह इनके झूठे घमंड को दर्शाता है। हमें इसका कड़ा विरोध करना होगा, जिसका असर संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा। पर पटेल साहब, हमने तो सुना है कि इस विश्व युद्ध में ये रूस भी भाग लेने वाला है। ये रूसी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये बात उन अंग्रेजों को समझ में आनी चाहिए। अगर इन अंग्रेजों को हमारे मदद की आवश्यकता थी
तो एक बार हमें स्वाधीन घोषित करते। फिर देखते हैं कि ये 40 करोड़ भारतीय किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब इन अंग्रेजों के बाद अब ये जापानी हम पे राज करेंगे। इन जापानियों के भारत पर आक्रमण से पहले हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, क्योंकि मुसीबत आने पर यह गोरी सरकार कब भाग जाए इसका कोई पता नहीं। क्योंकि पिछली बार जब बर्मा और सुमात्रा में इन गोरी सरकार पर इन जापानियों ने हमला किया तो ये गोरी सरकार वहां से दुम दबा के भागी है। हम भाग कर कहां जाएंगे? और वैसे भी हम 40 करोड़ भारतीय अच्छे से जानते हैं कि 9 करोड़ जापानियों से कैसे लड़ें। बस एक बार इस गुलामी की जंजीर से छुटकारा मिल जाए, एक बार खुली हवा में सांस लेने को मिल जाए, तो पता चले कि देश के लिए जान कैसे निछावर करते हैं। हमें अतिरिक्त त्याग के लिए तैयार रहना होगा। हमें सरकारी संस्थाओं को बंद करना होगा, हमें स्कूल कॉलेजेस को बंद कराने होंगे, हमें अत्यधिक त्याग के लिए तैयार रहना होगा। फिर देखिए कि स्वाधीनता कैसे हमारे दरवाजे पर दस्तक देती। ये पत्र आप वायसराय जी जरूर। आगामी संघर्ष किस प्रकार का होगा? पिछले सभी संघर्षों के उद्देश्य सीमित, लेकिन ये जो आगामी संघर्ष है इसके उद्देश्य सीमित नहीं। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन पिताजी, जब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो देश का नेतृत्व कौन करेगा? जब सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो हमारे बीच नए नेता प्रकट होंगे, क्योंकि समय और परिस्थिति नए नेताओं को उत्पन्न करती है। लेकिन जो दंगाइयों का विरोध नहीं कर सके, क्या वो सरकार का विरोध कर पाएंगे? एक दंगे और स्वाधीनता संघर्ष में अंतर होता है। दंगों से लोग निराश होते हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वे स्वाधीनता संघर्ष में भाग नहीं लेंगे। ये कहना उचित नहीं होगा। तब तो पिताजी, संघर्ष में पूरे देश में हड़ताल होने की संभावना है। संघर्ष के दौरान देशव्यापी हड़ताल होने की पूरी संभावना है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 1919 के संघर्षों के बाद के सभी संघर्षों को इस संघर्ष में जोड़ा गया, और ये संघर्ष तभी रुकेंगे जब ये ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे। तो पिताजी, क्या बापू का सभी अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को कहना पूर्णतः व्यवहारिक है? व्यवहारिक है, क्योंकि किसी भी देश में विदेशी स्थायी रूप से नहीं रह सकते। इसलिए बापू का उन्हें भारत छोड़कर जाने को कहना पूर्णतः व्यवहारिक है। तब तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए कि मानो वो स्वतंत्र है। एक गुलाम व्यक्ति यह नहीं जानता कि स्वतंत्र व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है। यदि गुलाम व्यक्ति गुलाम होने की गंभीरता को समझ लेता है तो वो गुलामी से इनकार कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीयों को भी एक स्वाधीन नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे ये ब्रिटिश शासन बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। पिताजी, लेकिन क्या मुस्लिम लीग सहयोग करेगी हमारा इस संघर्ष में? मुस्लिम लीग हमारा सहयोग करेगी या नहीं करेगी यह भविष्य पर निर्भर करेगा। और देसी रियासतों के लोग, वो क्या करेंगे इस संघर्ष में? जिस प्रकार हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन रियासतों को भी हमारा सहयोग करना। लेकिन अगर संघर्ष के दौरान आंतरिक लड़ाई और अराजकता फैली तो क्या संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष के दौरान आंतरिक लड़ाई और अराजकता फैलना संभव है। अगर हम अराजकता चुनते हैं तो उसके बाद एक नए भारत का उदय हो। दुर्भाग्यवश यदि हम गुलामी चुनते हैं तो उसके बाद यह भारत कभी उठकर खड़ा नहीं होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
भाइयों, मुझे लगता है स्वराज जल्दी आने वाला है। हमारी अपनी सरकार होगी, इसलिए अब हमें नए कांग्रेस पद अध्यक्ष का भी चुनाव करना होगा। जो अध्यक्ष होगा उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा और आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी वही होगा। मौलाना ने जो पिछला कार्यकाल 6 वर्षों से संभाला है, अब मैं चाहता हूं ये जिम्मेदारी कोई और संभाले। बापू, देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें मौलाना को ही अगले कार्यकाल के लिए चुन लेना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और ये हिंदू और मुसलमान जो दो धाराओं में बट रहे हैं, इन्हें बटने से भी रोका जा सकता है। जी, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मौलाना के अध्यक्ष रहते हुए हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देशों के बारे में ना सोच रहे होते। मुझे ऐसा लगता है यदि मौलाना को दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो कांग्रेस एक बड़े जनमानस में अपना प्रभाव खो देगी। बापू, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अन्य जन समुदाय के लोगों को भी अवसर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि मौलाना एक काबिल नेता हैं, मगर हमें जनता की भी आकांक्षाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस विषय पर तो कांग्रेस की सारी कमेटियां अपना मत दे ही चुकी हैं, तो अब हमें उनके द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी को यह पद सौंप देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस बात से मौलाना साहब सहमत होंगे। मैं आपकी बातों का एहतराम करता हूं और इस बात का फैसला मैं बापू पे छोड़ता हूं। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। कुछ एक ने तो कृपलानी का भी नाम लिया है, लेकिन कृपलानी ने अपना फैसला पहले ही जवाहर के हक में ले लिया है, तो अब रह जाते हैं सरदार और जवाहर। मैं चाहता हूं चुनाव एक मत से हो, ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए। जवाहर, तुम्हारे नाम का सुझाव सिर्फ वर्किंग कमेटी से ही आया है, इस पर तुम्हारी क्या राय है? बापू, मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अलावा इस बैठक में मौजूद सभी साथियों का भी मत ले लेना चाहिए, उसी के बाद ही कोई राय बनानी चाहिए। लेकिन संवैधानिक रूप से यहाँ उपस्थित सभी के पास ये अधिकार नहीं है। हाँ, किसी को आपत्ति ना हो तो इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है कृपलानी जी। बापू, मुझे लगता है कि जवाहर के नाम पर पुनः विचार करना चाहिए।
मैं अपना नाम वापस लेता हूं। लेकिन तुम्हारा भी रहना जरूरी है सरदार। इस मुहिम में तुम दोनों को सरकार के दो पहियों की तरह काम करना होगा। क्या तुम जवाहर के साथ काम कर सकोगे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो इंडिया और दुनिया भर के हालात को देखते हुए हमारी सभी पार्टी से अपील है कि देश की भलाई के लिए यूनाइट हो जाए। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, 40 करोड़ इंडियन के बारे में सोचें। योर एक्सीलेंसी, कांग्रेस की मांग है यूनाइटेड इंडिया और एक सेंट्रल मिस्टर मौलाना, लंबे अरसे का करार पाकिस्तान के वजूद को मान कर ही किया जा सकता है। पंजाब के मुसलमानों को जबरदस्ती मुस्लिम लीग या कांग्रेस से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करके किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। आप लोग 6 करोड़ शेड्यूल कास्ट की आबादी को अनदेखा नहीं कर सकते। मुझे हमें पाकिस्तान के बनने पर कोई एतराज नहीं है जी। अगर जिन्ना साहब सिखों के लिए भी अलग सुविधा देने को तैयार है तो। योर एक्सीलेंसी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग करती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मुसलमान मेंबरान को नामजद करने का हक सिर्फ हमारा होगा। योर एक्सीलेंसी, जिन्ना साहब का यह दावा मानने को मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसमें सभी मजहब के लोग शामिल हैं। क्यों सरदार? जिन्ना साहब, अब आप अपने इस हथकंडे को अपनाना बंद करिए कि जोर जबरदस्ती से हमारे सर पे बंदूक तान कर आपको कुछ भी नहीं मिले। यदि आपको आपका हक चाहिए तो दो भाइयों की तरह आपस में बैठकर इन मसलों को हल करिए और जो वाजिब हो उसे प्राप्त करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके अलावा भी बहुत से मुस्लिम लीडर आज भी कांग्रेस का हिस्सा हैं। मुट्ठी भर भटके हुए मुसलमानों के दम पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस को इस बात का पूरा पूरा हक है कि वो जिसे चाहे उसे नामजद कर सकती है। इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स उनका नुमाइंदा है और वो हर शख्स के नुमाइंदे, फिर वो चाहे किसी भी इलाके में रहने वाला हो या किसी भी मजहब को मानने वाला। शायद जिन्ना साहब को याद हो कि वो भी कभी इसी कांग्रेस पार्टी में थे। क्यों जिन्ना साहब? हमारे फाजिल दोस्त किस जमाने की बात कर रहे हैं? जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं मौलाना साहब, वो कांग्रेस अब रही कहां? शायद आज के हिंदू कांग्रेस के नुमाइंदों को अच्छी तरह से याद होगा कि सन 37 के इलेक्शन के बाद हम किस तरह दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे उनके पास। अपना बड़ा भाई मानकर गए थे कि मुसलमानों की ख्वाहिश है कि उन्हें भी यूपी की सरकार में शामिल किया जाए, लेकिन हमें दुत्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू कांग्रेस की भारी मेजॉरिटी के सामने हम कर ही कह सकते थे। सही कहा ना मैंने? योर एक्सीलेंसी, मैं अपना फैसला फिर से दोहराता हूं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबरान को नामजद करने का हक सिर्फ हमारा होगा, यानी मुस्लिम लीग का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जिन्ना, calm down. Dismiss.
मैंने तो जिन्ना से कहा था, भाई शादी से पहले तलाक की बात क्यों करते हो? वो अपनी माइनॉरिटी पोजीशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। अरे जब हम जेल में थे तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों की मदद कर रही थी, तो अब अंग्रेज सरकार उनकी तरफदारी तो करेगी। अरे फिलहाल तो हमें यही देखना है कि होने वाले वायसराय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच क्या रिश्ता होगा। लेकिन जिन्ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबरी की बात करते हैं, यहाँ तक कि मजहबी मामलों में वीटो की रियायत मांग रहे हैं। अरे जिन्ना तो कांग्रेस सरकार को भला बुरा कहते रहते, इसमें सरकार का क्या दोष? जिन्ना ने तो यहाँ तक कह रखा है कि वायसराय से उन्हें कोई गुप्त आश्वासन मिला है, लेकिन वायसराय इस बात से पीछे हटते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जिन्ना को ऐसा कोई आश्वासन दिया ही नहीं। वायसराय का पत्र तो पहले ही पब्लिश हो गया था और उन्होंने इन सभी बातों का खंडन किया। सत्य जो भी हो, लेकिन इन बातों में कांग्रेस कहाँ से आती? जिन्ना तो साफ साफ दिल्ली के मुस्लिम लीग भाषण में कहते पाए गए कि कांग्रेस ने पाकिस्तान रूपी शुगर कोटेड गोली निगल ली है। सरदार, जिन्ना ने तो वायसराय को प्रभावित करने की कोशिश की कि कांग्रेस को साथ लिए बिना ही सत्ता मुस्लिम लीग को सौंप दी जाए। अब उनका ये दाव तो चला नहीं, तो वो अपनी झुंझलाहट कांग्रेस पर उतार रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उन्हें सांप्रदायिकता का रास्ता छोड़कर राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। जिन्ना का तो हमेशा से यही प्रयास रहा है कि कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन के रूप में प्रचारित किया जाए, जिससे उनके इस मुस्लिम लीग को मजबूती मिल सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का मुसलमान कांग्रेस की जिम्मेदारियों का उतना ही वहन कर रहा है जितना कि गैर मुसलमान। मुझे लगता है हमें एक बार जिन्ना के पास फिर चलना चाहिए। बापू, कांग्रेस कई बार जा चुकी है मुस्लिम लीग के दरवाजे पर, लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ आने की एक बार भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने तो कांग्रेस को भला बुरा भी कहा और हमारा अपमान भी किया उन्होंने। क्या कांग्रेस इतनी असहाय है कि उसे बार बार उनके पास जाना पड़े? जिन्ना तो चाहते हैं कि अंग्रेज उन्हें तस्तरी में रखकर पाकिस्तान सौंप दे, जबकि पाकिस्तान की बातों को पिछले 2 महीनों से भुला दिया गया था। अब एक नया नारा आया, पाकिस्तान वापस चलो। कांग्रेस को धमकी भरी चिट्ठियां आ रही, लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस इन धमकियों से डरने वाली नहीं। अब जिन्ना जो भी करे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए। बंटवारा, या जिसे हम आजादी का दिन मान रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले अगर हिंदुस्तान की तस्वीर पर निगाह दौड़ाएं तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई पड़ता है। उधर जिन्ना पाकिस्तान की आड़ में ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने पर उतारू था, जिसमें से एक बड़ा इलाका पंजाब का था, जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे। लेकिन मुस्लिम लीग की कार्यवाही बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गई थी। पंजाब सूबे के लायलपुर जिले में आतंक ने अपना राज कायम करना शुरू कर दिया था। लायलपुर का ये इलाका बेहद उपजाऊ जमीन वाला था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और समृद्ध थे। यहाँ का अधिकतर व्यापार हिंदू और सिख व्यापारियों के पास था। यहाँ की सरकार को 80% कर हिंदू और सिख व्यापारियों से प्राप्त होता था। लेकिन ये खबरें आने लगी कि लायलपुर पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन इस बात से हिंदू और सिख व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 अगस्त 1947 के जरनवाला में मुस्लिम नेशनल गार्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि हिंदू और सिख लड़कियों को छोड़कर बाकी सबको मारा जाए। आधी रात के बाद हमले की योजना बनाई गई और दूसरी तरफ
सोचा था कि हमें अपने पुरखों की जमीन, अपने कारोबार और घरों से इस तरह से निकलना होगा। मतलब अब हमारा लायलपुर पाकिस्तान बन जाएगा, यानी मुस्लिम लीग का राज। अंग्रेजों के शासनकाल में हम हिंदू और सिख भाइयों पर इतने अत्याचार किए गए हैं कि जब मुस्लिम लीग का राज होगा तब हमारा क्या होगा, इसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। पर जाएं भी तो कहां जाएं? अपने जमीन जायदाद को छोड़कर किसी नए शहर में रिफ्यूजियों की तरह भरे पूरे परिवार के साथ रोटी के 2 टुकड़ों के लिए मोहताज हो जाए? अपनी मां बहन और बेटियों के आबरू को तार तार होने दें? हे वाहे गुरु जी, शक्ति दो, रक्षा करो हमारी। दार जी, अगर हमला हुआ तो सबसे पहले आप मेरा गला काटिएगा, ताकि हमारे पत्थर कोई हाथ न लगा सके। पुत्र, मेरे पुत्र, अगर हमला हुआ तो हमें ना चाहते हुए भी यही करना होगा। लेकिन फिर वाहे गुरु जी दी सौ, लड़ते लड़ते पुरजा कट मरेंगे, लेकिन हमें अपना प्यारा लायलपुर नहीं छोड़ेंगे। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अल्लाहू अकबर। जो बोले सो निहाल। सोडेपुर आश्रम, कलकत्ते के उत्तर में स्थित ये आश्रम वैसे तो शहर के बाहर ही था। कलकत्ते से 8 या 9 मील की दूरी पर अत्यंत रमणीय वृक्ष, पेड़ पौधों, लताओं से भरा पूरा ये आश्रम गांधी जी का पसंदीदा आश्रम था। आइए एक झलक देखते हैं। स्वागत है। कैसे हैं सतीश बाबू? लो आ गया मैं फिर आपको तंग करने। कैसी बात करते हैं बापू, आपके चरण धूलि से तो आश्रम पवित्र हो जाता है। मैं आप में एक संत की छवि देखता हूँ सतीश बाबू। बंगाल केमिकल वर्क में एक प्रतिष्ठित पद को त्याग कर अपनी सारी जमा पूंजी इस आश्रम को बनाने में लगा दी। सतीश बाबू, आपकी पत्नी हेम प्रभा जी ने अपने गहने तक बेच दिए इस आश्रम को बनाने में। आप दोनों हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बापू, नवाखली की हिंसा के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ कलकत्ते में भी इसका गहरा असर हुआ है। मुस्लिम लीग के गुंडे काट मार मचा रहे हैं। ये सब बहुत कष्ट में है। आपके 2 शब्द ही इन्हें धैर्य और सांत्वना प्रदान करेंगे। भाइयों, मैं नवाखली के लिए पहले ही निकलने वाला था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कुछ दिन यहीं कलकत्ते में ही रहूंगा, क्योंकि मुझे खबर मिला है कलकत्ते के अनेक भागों में कहीं हिंदू भाई नहीं जा सकते तो कहीं मुसलमान भाई नहीं जा सकते। मैं स्वयं चलकर देखना चाहता हूं सतीश बाबू, क्या स्थिति है इस शहर में। बापू, आप समझ नहीं रहे बापू, बंगाल की हालत बहुत ही खराब है। मुस्लिम लीग के गुंडे डायरेक्ट एक्शन डे के तर्ज पर मार काट मचा रहे हैं बापू। बापू, 5000 हिंदुओं को दिन दहाड़े काट दिया गया, हजारों महिलाओं का बलात्कार किया गया, और तो और हमारे हिंदू नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसी अराजकता में हम कहां जाएं बापू, कहां जाएं? सतीश बाबू, केवल 23% मुसलमान
ये 23% मुसलमान किसी भी बहुसंख्यक समाज का क्या बिगाड़ सकते हैं। मुझे तो खबर मिला है कि कुछ हिंदू पुलिस वाले मुसलमान भाइयों को परेशान करते हैं। मैं मानता हूं कि सुहरावर्दी के शासनकाल में हिंदुओं पर थोड़े बहुत अत्याचार हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बदले की कार्रवाई करने लगे। बापू, सोहरावर्दी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वो अहले दर्जे का बदमाश आदमी है। कलकत्ता का एक एक मुसलमान सुरक्षित रहना चाहिए, इसकी चिंता हम हिंदुओं को करना चाहिए। जी बापू, लेकिन सोहरावर्दी के गुंडागर्दी के प्रति आंखें मूंदी नहीं जाती। हिंदुओं के घर बार तबाह हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। मुस्लिम लीग के गुंडे जाति कर रहे हैं। अगले 5 दिनों में पूरे बंगाल से मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसके बाद मुसलमानों की जान की जिम्मेदारी हम हिंदुओं की होगी। अच्छा सतीश बाबू, मैंने सुना है चटगांव में भयंकर बाढ़ आ रखी है। जी बाबू, जिसमें जान माल की काफी हानि हुई है। ऐसे विपत्ति के समय हमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। चटगांव की बाढ़ संपूर्ण बंगाल पर आई आपदा है। हमें बंगाल रिलीफ कमेटी बनाकर बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करनी चाहिए। बापू, आप चटगांव में आई बाढ़ की बात कर रहे हैं और यहाँ बंगाल में मुस्लिम लीग के गुंडे आतंक मचा रखे हैं। हम अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है। हमें बचा लीजिए बापू, हमें बचा लीजिए बापू। सतीश बाबू, पश्चिमी पंजाब, लाहौर में और यहाँ सब भी आप लोग अपने घर बार छोड़ने को जा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका शहर मरने जा रहा है, तो मरते हुए शहर के साथ धैर्य के साथ मृत्यु का वरण करें। असल में जब आप डरते हैं तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा यदि मुझे ये खबर मिले कि बंगाल के लोग डर के नहीं बल्कि धैर्य के साथ मृत्यु का वरण करें। सतीश बाबू, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मेरी पूजा का समय हो गया है। जी बाबू, आइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। उन्हें लगा कि मानो किसी ने उबलता हुआ लोहा उनके कानों में उड़ेल दिया हो। गांधी जी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग के गुंडों द्वारा किए जा रहे हमले का सामना धैर्य से करें। और दूसरी तरफ कलकत्ते में हुई हत्याओं के सिलसिले में जब बंगाल के कुछ नेतागण सरदार से मिले तो सरदार ने संदेश देते हुए कहा, हमें बचाइए पटेल जी, हमें बचा लीजिए पटेल जी, पटेल जी हमें बचाइए जी, पटेल जी हमें बचाइए। आप लोग यहाँ और बंगाल में तो बापू गए थे ना? बापू तो आए थे। बापू कह रहे हैं कि धैर्य के साथ मृत्यु का वरण करें। अब आप ही बताइए कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम अपने घर परिवार की रक्षा कैसे करें? जिन लोगों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों में निपुणता प्राप्त की वे बापू के सिद्धांतों का अनुसरण करें, लेकिन साधारण लोग जो बापू के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते वे अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करें, क्योंकि कायरता किसी की सहायता नहीं करती। अहिंसा आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अहिंसा के नाम पर स्वयं की हत्या हो जाने देंगे। डरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि देश का एक सिपाही बनिए, सेना की तरफ मत देखिए। और रही बात अपने मुस्लिम भाइयों की, तो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ इस समस्या का समाधान हम कर लेंगे।
बस आप ठहरे बनाए रखें। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे आइए आइए कासिम जी, बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। मैंने सुना है कि आपका जो पीए है वो गुजराती हिंदू है। जी हाँ, और हम चाहें तो कश्मीरी पंडित को भी अपना नौकर रख सकते हैं मिस्टर पटेल। बेशक। बीबियाँ कितनी हैं आपकी? 2 हैं, और हम जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। जरूर जरूर। और बच्चे? क्यों, 6 हैं, और हम जितने चाहें उतने पैदा कर सकते हैं। कीजिए कीजिए। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हमारे हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहाँ के मुसलमान जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद को बैठ के बातें करिए। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। आप कोशिश करिए, आप बैठ के बात कर सकते और अगर हम खड़े होकर बोलते तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है जहां आप हमसे खड़े होकर बात करेंगे। आप यहाँ पर इत्मीनान से बैठकर अपनी बातें हमसे रख सकते हैं। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और निजाम साहब की तो बात ही और है, वो खुदा के वली हैं। और हाँ, हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में घुसने से पहले हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। जैसा आपको उचित लगे। और आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा मिस्टर पटेल कि मरने वालों में सिर्फ हम ही होंगे। हमसे पहले 1,40,00,000 हिंदुओं की भी जाने जा सकती हैं। बोल लिया। और ये क्या कहा आपने? 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे? हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। आपने ये सोचा है कि उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं? आप हमें धमकी दे रहे हैं। आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते मिस्टर पटेल। आपको रोक कौन रहा है? और वैसे भी कल सुबह की हवाई जहाज से आप हैदराबाद के लिए रवाना हो ही रहे। मैं खुदा से गुजारिश करूंगा कि आप सही सलामत हैदराबाद पहुंच जाए। और हाँ, अपने निजाम को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मैं उनके परिवार और उनके अच्छे सेहत की कामना करता हूँ। और एक बात, अपने निजाम से कहना कि अगर वो हमारी आवाम को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी तो अपनी बेशुमार धन दौलत और अपने बीवी बच्चों के बारे में जरूर सोचे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। कुछ देसी रियासतों ने नाक में दम कर रखा है, जिनमें से आज जोधपुर के राजा हनुमंत जी भी आने वाले। लीजिए, आ भी गए। अरे आइए महाराज, आइए बैठ। धन्यवाद सरदार साहब। हम आप दोनों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। मैंने सुना है राजा साहब कि आपकी मुलाकात माउंटबेटन से हुई, तो क्या निर्णय लिया आपने? जी सरदार साहब, भेंट तो हुई है लेकिन कुछ तय नहीं हो पाया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपकी मुलाकात मिस्टर जिन्ना से भी हुई और आपने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया है। हाँ, आपने एकदम सही सुना है। देखिए, आपको स्वतंत्र रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जोधपुर की आवाम में यदि बगावत हुआ तो आप भारत सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन जिन्ना साहब तो हमें बहुत सी सुविधाएं देने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जोधपुर को कराची से रेल मार्ग द्वारा जोड़ देंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ
तो हमारी रियासत का व्यापार चौपट हो जाएगा। बस इतनी सी बात। हम आपके जोधपुर को कच्छ से जोड़ देंगे, जिससे आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और एक बात, आपके पिता मेरे अच्छे मित्रों में से एक थे। उन्होंने मुझे आपकी देखभाल का जिम्मा भी सौंपा। यदि आप अनुशासन में नहीं आएंगे तो मुझे आपके पिता की भूमिका भी निभानी पड़ सकती है। अरे सरदार साहब, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कल ही जोधपुर जाकर हिंदुस्तान के साथ विलीनीकरण करार पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय। बाबू प्रणाम। बापू, मैं एक ऐसी मशीन चला रहा हूं जिसे ना ही ठीक किया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है और ना ही इस समय नहीं मंगा सकता, बल्कि मुझे इसी मशीन से काम चलाना पड़ेगा। इन हालातों में हम पर उंगली उठाना बेहद आसान है, लेकिन हमारी तरह कार्य करना बेहद मुश्किल है। बापू, जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया था, तब हमारे कश्मीर में यह मसला नहीं चल रहा। अगर इन हालातों में हमने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए तो ये पाकिस्तान हमारे ही खिलाफ इन पैसों का इस्तेमाल करेगा। मैं इस हालात में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के हक में नहीं। मुझे खबर मिली है कि ये पाकिस्तानी हम पर एक बड़े हमले की साजिश थी। अगर हमने इनको इस हालात में 55 करोड़ रुपए दिए तो इन पैसों का इस्तेमाल ये कश्मीर में ही हमारे खिलाफ हमला करेगा। इस हमले में यदि हमारे लोगों को जरा सा भी नुकसान हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप एक महात्मा आदमी हैं, लेकिन मैं एक साधारण पुरुष। अगर मेरी आवाम को जरा सा भी नुकसान पहुंचेगा बापू, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के हक में नहीं। प्रिय मिश्रा जी, यद्यपि नेहरू चौथी बार अध्यक्ष चुने गए, वे अक्सर बच्चों जैसी अबोधता के साथ कार्य करते हैं, जो हमें अप्रत्याशित रूप से बड़ी कठिनाइयों में डाल देते हैं। आपके नाराज होने का कारण उचित है। उन्होंने हाल ही में ऐसे अनेक कार्य किए जिससे हम सभी को उलझने पैदा हो गई, जैसे कश्मीर में उनकी कार्यवाही, संविधान सभा में सिखों के चुनाव में उनका हस्तक्षेप, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के तुरंत बाद उनकी प्रेस वार्ता। ये सब उनके उतावलेपन की क्रियाएं हैं, लेकिन भोलेपन के इन कृत्यों के बावजूद उनमें स्वाधीनता के लिए अद्वितीय उमंग व जोश जो उन्हें बेचैन कर देता। अत्यधिक कार्य एवं तनाव से उनका मस्तिष्क थक जाता है, परंतु आप आश्वस्त रहे, जब तक कांग्रेस की नीतियों को निर्देशित करने वाले वर्गों में हम में से कोई भी, तब तक इस जहाज को आगे और सीधे बढ़ते रहने से कोई व्यवधान नहीं आएगा। पिताजी, तार आया है।
150 गाड़ियां पंजाब से कश्मीर के लिए? इसकी तुरंत जवाबी तार भेजो। जी पिताजी। प्रिय अयंगर जी, आपने जो 150 गाड़ियां पंजाब से कश्मीर के लिए मंगवाई, उसके लिए प्रशासनिक साधन के साथ आप अपना पत्र भेजें और भविष्य में यदि आपको इस प्रकार का कार्य हो तो सीधा हमारे प्रशासनिक अध्यापक पर भेजें। मुझे लगता है ये अयंगर जवाहर के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। सरदार, गोपाल अयंगर स्वामी को मैंने ही कश्मीरी मुद्दे पे मदद के लिए कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीच में ये रियासती मंत्रालय कैसे आ गई, सिवाय इस बात के कि उन्हें सूचना दे दी जाए। मैं उस कार्य से पीछे नहीं हट सकता जो मेरे जिम्मेदारी में हो रहा है। मुझे आपका पत्र मिला। इस पत्र से मैं बहुत आहत हुआ हूं। मुझे लगता है कि अब मुझे इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते अगर मुझे नीति तय करने का भी अधिकार नहीं, तो इससे बेहतर होगा कि मैं इस्तीफा दे दूं। फिर ये बात बापू तक पहुंची और ये मुद्दा कुछ समय के लिए टल गया। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे के दर्द और कुछ रियासतों के झंझटों के कारण सरदार अपने सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जितना उन्हें देना चाहिए था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद वो अपने सेहत पर कुछ ध्यान दे पाएंगे, लेकिन ये संभव ना हो पाया। राजनीति में सहमतियां असहमतियां होती रहती हैं। वैसे ही नेहरू जी और सरदार के बीच भी थी, लेकिन सरदार ने कभी अपने निजी जीवन के संबंधों में कटुता नहीं पनपने दी। चाहे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो या मोहम्मद गजनी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का महत्वपूर्ण कार्य, सरदार स्वतंत्र भारत के निर्माण में काफी कुछ करना चाहते थे, लेकिन देश की परिस्थिति और सरदार के स्वास्थ्य ने उनकी बेचैनी को अत्यधिक स्तर पर चढ़ा रखा था। अगर उन्हें अंतिम दिनों में किसी बात का संतोष था तो वो था सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य। हालांकि वो काम समाप्त होते वक्त सरदार हमारे बीच तो ना रहे, और माँ भारती का वो सच्चा सपूत 15 दिसंबर 1950 को अपने देह को त्याग कर अनंत में विलीन हो गए। रखे राष्ट्र का ध्यान, धन्य धन्य इस भूमि के भीष्म सपूत महान, भीष्म सपूत महान। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! नमः पार्वती पते!
सभी से आग्रह है 2 मिनट जरा रुके अपने आसन में। सर्वप्रथम मैं सरदार जो नाटक आज हुआ है हमारे देश के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के स्मरण में, बहुत ही बेहतरीन नाटक है, अभूतपूर्व प्रस्तुति था। तो मैं इसलिए हमारे माननीय आज नाटक के निर्देशक रामजी बाली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, और साथ ही साथ पूरी टीम को हमारी CCRT की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदौरकर जी और हमारे निदेशक महोदय माननीय ऋषि वशिष्ठ जी को मंच पे अनुरोध करता हूँ आने के लिए, और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनंजय जोशी जी को भी मंच पे लाने के लिए अनुरोध करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। डॉक्टर धनंजय जोशी जी आज के जो हमारे सभा के मुख्य अतिथि हैं, वो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय जोशी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर धनंजय जोशी जी एक शिक्षक ही नहीं, एक विद्वान, कवि और लेखक भी हैं। वे पूर्व में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में शिक्षा संकाय विभाग के डीन भी रह चुके हैं। आपको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एस राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, अभिमंच साहित्य पुरस्कार और संस्कृत व हिंदी अकादमी पुरस्कार प्रमुख है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर 2 पुस्तकें भी लिखी है, जो अभी हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही उन्होंने स्लम के स्कूल्स के भी लिए बहुत काम किए हैं। इसके पश्चात हमारे भारतीय जितने भी भाषाएं हैं उसको बेहतरीन करने के लिए, उसको स्कूल के करिकुलम में लाने के लिए बहुत ही प्रयासरत रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत हो। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अभी हम मंच पे हमारे आज के नाटक सरदार के जो निर्देशक हैं रामजी बाली जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। रामजी बाली जी को स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ इस नाटक पे जुड़े हुए हर एक कैरेक्टर, हर एक चरित्र जो उन्होंने निभाया है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा और उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। अनमोल प्रशांत जी कृपया आए। इसके पश्चात चिया जोशी जी, उसके बाद शुभम, बिल्कुल शुभम जी, वर्षा तिवारी जी,
विक्रांत, अभिनंदन, इनकी बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर रहा है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, इनके लिए एक जोरदार तालियां जरूर हो। अमन जायसवाल, शिबलू अली, ओके ओके, रौनक, अमन, कृष्णा, नीरज, बहुत बढ़िया, कृतिका, ज्योति, आकांक्षा, हर्ष, राहुल कश्यप, विक्की, और ब्रिजेश, जानू यादव, सतीश, सरदार टीम के सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीसीआरटी में पधारे, इतना बढ़िया मंचन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं हमारे जो नाटक के निर्देशक थे रामजी बाली जी को अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। ओके, यस सर। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धनंजय जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना आशीष वचन दिए। नमस्कार। आज के इस अद्भुत रंगमंच का इस कार्यक्रम और इस सुंदर नवे विरासत कमला देवी साहित्यिक महोत्सव में आकर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और इतना सुंदर नाटक श्री रामजी बाली जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हुआ। एक बार इस पूरी टीम के लिए करतल ध्वनि से। मैं द्वारका का निवासी होने के नाते जब भी सीसीआरटी में कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप जैसी जो प्रबुद्ध जनता द्वारका की है, उसी की तरह यहाँ से करीबन 20 वर्ष से मैं जुड़ा हूँ। हमारे अग्रज श्री ऋषि वशिष्ठ जी और उनकी पूरी सीसीआरटी की टीम ने जब भी बुलाया किसी न किसी भूमिका से, चाहे हम रिसोर्स पर्सन के तौर पर, चाहे किसी भी रूप में रहे, लेकिन द्वारका का एक बहुत सौभाग्य है कि सीसीआरटी जैसी संस्था हमारे को विरासत में मिली है, हमारे साथ है, जहाँ इतने सुंदर कार्यक्रम देश के लिए जो आप कराते हैं, इसके लिए मैं द्वारका की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विनोद इंदुकर जी का, जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में संस्था दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। इस भरत मुनि सभागार जिसका नामकरण आपने किया, मुझे लगता है भारत की धरती से जो भरत मुनि जैसे नाट्यकार हुए, जिन्होंने भारत की मेधा, भारत की प्रज्ञा और भारत की ज्ञान की मीमांसा को पूरी दुनिया में दिया, आज की दुनिया, आज के बच्चे शायद उन लोगों के नाम भी नहीं जानते होंगे, ना वो पढ़ते। भरत मुनि से लेकर के भवभूति और कालिदास, मुझे लगता है 3 ऐसे नायक हुए हैं भारत ने, जिन्होंने भारत की अस्मिता को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर के जितना लिखा उतना शायद किसी ने नहीं लिखा। हम कई बार शेक्सपियर से कल्पना कर देते हैं और कई बार हम तुलना कर देते हैं कालिदास की, लेकिन कालिदास जी का कद, कालिदास का जो काव्य है, कालिदास जी का जो साहित्य है, उनके लिखे नाटक उससे बहुत आगे हैं। इसी परंपरा में भारत में
जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस साल, मैं समझता हूँ उसमें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि के तौर पर इस विरासत के द्वारा आज नाटक जो मंचन हुआ, मुझे लगा वो एक पात्र भारत की कहीं ना कहीं एक ऐसे जनमानस का प्रतीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। किसी शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मुझे लगता है कि लम्हों की वो सजा आज सदियां पा रही हैं। भारत की को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947, उसके साथ विभाजन का एक दंश भी भारत ने झेला, और ये जो पीड़ा है ये हमसे पहले की पीढ़ी ने बहुत ज़्यादा महसूस की शिद्दत के साथ। मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, जो मुझे अब दिल्ली में शिक्षक विश्वविद्यालय बना। ये विश्वविद्यालय को जहाँ स्थापित किया गया है वो जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने एक ऑट्रम लेन है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे स्थानीय इतिहास, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। हडसन और ऑट्रम जर्नल हुआ करते थे अंग्रेजी सरकार में, और किंग्सवे कैंप में जब कैंप बना तो इन दोनों जर्नल जो है उन्होंने उस वक्त के राजा की बहुत सेवा करी। 1911 में जब दिल्ली कलकत्ता से राजधानी बनी तो इस राजधानी स्थानांतरण में दिल्ली में दरबार सजाया गया। तो 578 रियासतों के जो रियासत के जो नवाब थे नजराना लेके महारानी विक्टोरिया की शान में आए, और उस वक्त एक बड़ा कैंप लगाया गया। और दिल्ली विश्वविद्यालय में कैवलरी लाइन हुआ करता था, और वहाँ वाइस रॉय का भी एक जो है आज जहाँ वाइस चांसलर बैठते हैं उनका वहाँ पर एक ऑफिस होता था। तो उस वक्त के जो वाइस रॉय जो 1947 में थे, आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन, और उससे पहले 1911 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उनके लिए जब दिल्ली स्थानांतरित हुई तो किंग्सवे कैंप बनाया गया, और महारानी के लिए बहुत सारे नजराने लेके वो आए। 3 दिन तक उत्सव चला, और एक दिल्ली में जिस जगह किंग्सवे कैंप अगर कभी आप जाएं, उससे एक आगे ढाका गांव है जिसको हम लोग सुनते आते हैं, ढाका गांव। लेकिन उसका इतिहास ये है कि उस पूरे गांव को ढक दिया गया कि महारानी की नज़र उस गांव पे ना पड़े, वो भारत की सुंदरता को देखें, भारत की बदसूरती जो लगती थी उन्हें सो कॉल्ड, वो उसे ना देखें। पूरे गांव को समझिए उस जमाने में तिरपाल से ढक दिया गया, और आज तक भी हम उसे ढाका गांव ही कहते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी उन गुलामी के प्रतीकों को दूर करने की आवश्यकता है। भारत आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं हम उस दास्ता से, उस भाषाई दास्ता से, उन प्रतीकों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने जो हमें जख्म दिए फूट डालो शासन करो की नीति के द्वारा, जो चाहते थे कि भारत में 578 रियासत नहीं बल्कि ये 578 अलग अलग मुल्क बन जाएं, क्योंकि एक योजना लेकर के आए माउंटबेटन प्लान के तहत, और रेडक्लिफ साहब ने जो मानचित्र पर उन्होंने बीच में खींच दी कि लाहौर जो कल तक वहाँ भारत का पक्ष था वो उन्हें दे दिया गया, और जो लालपुर का भी आपने देखा कितना बड़ा दर्द इस नाटक में दिखाया गया। क्योंकि जब सरहदें बनती हैं तो सरहदें केवल मानचित्र पे नहीं बनती, इंसानों को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और विभाजन का जो सबसे बड़ा दंश झेला वो माँ बहनों ने झेला, जो उन लोगों ने झेला जो अपना सब कुछ छोड़ करके स्क्रैच से जिन्होंने ज़िंदगी इस पार आकर के शुरू करी। तो मुझे लगता है कि ये जो विभाजन की विभीषिका है इसी को दर्शाता हुआ ये नाटक है, और इस पर उस सरदार पटेल का मैं समझता हूँ कि साथ जो इतिहास में न्याय नहीं हुआ, जो उन्हें मिलना चाहिए था सम्मान, मुझे लगता है इस नाटक के द्वारा उनको एक तरीके की श्रद्धांजलि देने के श्री राम बाली जी का प्रयास है। मैं आपके प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि इस पूरे जो है प्रकरण में जितना अच्छा आपने अभिनय आपके हर पात्र ने किया उसको जीवंत करने का काम किया। उनकी पुत्री के रूप में मणिबेन ने जो यहाँ पर कुछ शब्द बोले, मुझे एक और वाकया याद आता है, समय का अभाव है और दूसरा नाटक होने वाला है। जब सरदार पटेल को जब वो वकालत कर रहे थे तो उनको एक छोटी सी पर्ची आई, और उस पर्ची में जो लिखा था कि आपकी पत्नी का निधन हो गया है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति न्यायालय में लड़ता रहा, और उस व्यक्ति के लिए लड़ता रहा जिसको न्याय दिलाने के लिए। जब उनसे पूछा कि जब आपको ये पत्र मिला आपने उसी वक्त अपना जो है ये कार्य क्यों नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि सबसे पहला मेरा धर्म है कि मैं उस व्यक्ति को बचाऊं जिसने मुझे न्याय के लिए यहाँ पर मुझे रखा है। तो ऐसा व्यक्तित्व जब भारत में हुआ तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्तित्व जो है, मैंने अगर कहूँ कि कुछ पंक्तियों में कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह नए बनाते हैं, जो पद चिन्ह नए बनाते हैं वो जग में जाने जाते हैं। आज इतिहास में
1947 के पहले के नायकों को हम आज याद करते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करते हैं, हम गोपाल कृष्ण गोखले जी को याद करते हैं, और ऐसे बहुत सारे गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जो रहे। लेकिन आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा संकट आया, हमने नायकों का निर्माण नहीं किया। हमने देश को नेतृत्व देने वाले ऐसे नायकों के लिए हम आज भी पुरानी पीढ़ी को ही याद करते हैं। तो मुझे लगता है आज हमें अगर एक असली भारत बनाना है तो वो जो राजनीति थी जिसने देशों को बांटा, सरहदों को बांटा, आज भी कहीं पर इस प्रकार के दंश जब हम देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि भारत माता को अगर आज भी हमें रखना है तो आज हमें बहुत पूरी एक अपनी शिद्दत के साथ कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ऐसे नायकों का चरित्र और उनका जीवंत अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाएं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है उसने कभी भी इन नायकों के बारे में, कभी हमारी पीढ़ी ने भी शायद उन्हें सुना ही कभी देखा नहीं, लेकिन आपने इस माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से जो उस व्यक्ति का पूरा जीवन हमारे सामने दिखाया इन 70 मिनट में, ये काबिल तारीफ है। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरे CCRT का आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ पर जो द्वारका से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अग्रज बैठे हैं, मैं उन सबका भी, डॉक्टर गिरीश चौधरी बैठी हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे द्वारका में प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मैं उनका आभार करता हूं। जो CCRT के जितने क्षेत्रीय निदेशक यहाँ बैठे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो इसमें आए। मेरी पत्नी डॉक्टर ज्योति, मेरी पुत्री कृतिका और मेरे अनुज नीरज और सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतना साहस दिया कि आपके सामने मैं अपने विचार रख पाया। धन्यवाद। दिवाकर आपका नाम भूल गया। धन्यवाद सर। एक छोटी सी घोषणा है आज के इस सत्र का समापन के बाद, क्योंकि आप सभी सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे दर्शक वृंद है उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है नीचे, तो आप लोग अपना रिफ्रेशमेंट और चाय ग्रहण कर सकते हैं। इसके पश्चात आज के रात्रि का दूसरा सत्र जो है उसमें एक और ही एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है, दूसरा नाटक है संध्या छाया। तो इसका उपभोग करने के लिए आप लोग फटाफट आप लोग चाय ग्रहण करें और फिर से इस सभागार में उपस्थित हो। धन्यवाद।